हेलो दोस्तों, यह तीसरा है बंगाल के गवर्नर जनरल तथा भारत के गवर्नर और वायसराय है। इसमें जो महत्वपूर्ण है उसको हाईलाइट करेंगे और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा यह कहते हैं। करें कि भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना 1757 के प्लासी के युद्ध से हुआ। ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना के बाद ब्रिटिशों ने भारत में शासन प्रशासन चलाने को लेकर बंगाल के गवर्नर के पद का सृजन किया। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव बने, वहीं लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग्स बने। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के कार्याधिकार शक्ति में इजाफा किया गया और उसका पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स बने, वहीं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। 1873 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने, वहीं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बने। 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने, तो वहीं भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने। आज़ादी के बाद भारत का वायसराय का पदनाम बदलकर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने, वहीं स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। बंगाल का गवर्नर जनरल 1757 से 1773। ये कंपनी के अधीन सेवा में क्लर्क तौर पर शामिल हुए, लेकिन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर इन्होंने अब कंपनी के अधीन सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। इन्होंने हीरो ऑफ आर्टिकल कहा जाता है। इन्होंने ही प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया और जीत दिलाया। इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है। इंग्लैंड के पीएम विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की उपाधि दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को बिहार बंगाल में कर वसूलने का अधिकार दिलवाया। क्लाइव ने कर की वसूली को लेकर बंगाल का उपदीवान मोहम्मद रजा खान, बिहार का उपदीवान राजा सिताब राय और उड़ीसा का उपदीवान राजा दुर्लभ राय को बनाया। बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। बंगाल में 1765 से 1772 तक द्वैत शासन रहा। अब है बेसिन-टाड। 1700 यह बना था 1760 से 1764 तक। इसके समय 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बेरीलिस्ट 1767 से 1769। इसके समय 1767 से 1769 के दौरान प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। अब है कैटियर 1769 से 1772। इसके समय 1770 में बंगाल में प्रथम अकाल पड़ा। वारन हेस्टिंग्स 1772 से 1773 ये बंगाल के अंतिम गवर्नर बने। इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 से 1783। वारन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 में बना। वारन हेस्टिंग्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वप्रथम एक क्लर्क के तौर पर शामिल हुआ, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर कासिम बाजार का अध्यक्ष बना और बाद के वर्षों में बंगाल का गवर्नर और गवर्नर जनरल बने। वारन हेस्टिंग्स के समय होने वाला यह युद्ध प्रमुख युद्ध है। 1775 से 1782 के दौरान प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि के तहत हुआ। 1780 से 84 के दौरान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1784 ईस्वी में बेंगलोर की संधि के तहत हुआ। 1781 के पोटोनावा का युद्ध हुआ। कार्ल मार्श ने
धर्म को अफीम कहा है। ब्रिटिश भारतीय धर्म ग्रंथों को समझना चाहता था, इसलिए वारेन हेस्टिंग्स ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होना प्रारंभ हुआ। वारेन हेस्टिंग्स के समय निम्न धर्म ग्रंथों तथा अंग्रेजों में अनुवाद हुआ। आधुनिक विधि के निर्माता मनु के द्वारा रचित मनुस्मृति को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद विलियम जोन्स ने ए कोड ऑफ जंतु लॉज नाम से किया। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। श्री भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्कन्स ने किया। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही जॉन्स आर्मस्ट्रांग हिक्की के द्वारा भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित किया गया। वारेन हेस्टिंग्स के समय 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में द आर्टिस्ट सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना किया। वारेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश सरकार की खजानों को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर कलकत्ता लाया गया। वारेन हेस्टिंग्स कर की वसूली को लेकर इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम या ठेकेदारी प्रथा को अपनाया। पड़ोसी राज्यों को लेकर वारेन हेस्टिंग्स ने रेन ऑफ फोर्स या घेरे की नीति को अपनाया। वारेन हेस्टिंग्स ने कर की वसूली को लेकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व बोर्ड का गठन किया और 5 अलग अलग शहरों में चुंगी कर टैक्स ऑफिसर बनाया। पहला ढाका, दूसरा पटना, तीसरा कलकत्ता, चौथा हुगली और पांचवा मुर्शिदाबाद। वारेन हेस्टिंग्स के समय ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिंग्स ने नंद कुमार नामक निर्दोष ब्राह्मण को गलत आरोप में फांसी लटका दिया। इसी हत्या कांड में न्यायाधीश हत्या की संज्ञा दी गई। वारेन हेस्टिंग्स के समय ही 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के विरोध करते हुए वारेन हेस्टिंग्स ने पद त्याग दे दिया और लंदन वापस गए। लंदन में एमंट वर्क नामक संसद के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया, लेकिन 1795 में सभी आरोपों से मुक्त घोषित कर दिया गया। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 1786 इसने अस्थायी गवर्नर जनरल बनकर रहा। यह एक अस्थायी गवर्नर जनरल बनकर रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन के तरफ से भाग लिया, लेकिन इसमें ब्रिटिशों के बीच हार हुई। तत्पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत भेजा गया। कॉर्नवालिस ने भारत में आक्रामक नीति अपनाई। इन्होंने इस समय 1790 से 1792 के दौरान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को पराजित किया और युद्ध जीतने के बाद कॉर्नवालिस ने कहा, मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पंगु बना दिया। कॉर्नवालिस ने भारत में शासन चलाने को लेकर कानून का एक संहिता तैयार किया, जिसे कॉर्नवालिस संहिता कहा गया। यह संहिता शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। कॉर्नवालिस ने कर की वसूली को लेकर 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त के अंतर्गत कर की वसूली जमींदार किया करता था, जिस कारण इसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे इस्मातदारी व्यवस्था या परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। सूर्यस्त कानून का संबंध अस्थायी बंदोबस्त से ही है। सूर्यस्त कानून की चर्चा ताराशंकर बंदोपाध्याय ने अपनी रचना गणदेवता में किया है। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसान और कंपनी के राजकोष के बीच जमींदार जिसे बिचौलिया हुआ करता था। इस व्यवस्था में यह तय नहीं था कि जमींदारी किसानों से कितना कर वसूली करेगा, लेकिन जमींदारी किसान से जितना कर वसूल करता था उसका 90% कंपनी के राजकोष में जमा करता था। 10% अपने पास रखता था। अस्थायी बंदोबस्त संपूर्ण ब्रिटिश
क्षेत्रीय क्षेत्र के 19% भूभाग पर लागू था। यह बंदोबस्त बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला में थाना का गठन किया और थाना में दरोगा की नियुक्ति किया। पूछेगा कि किसने थाना में दरोगा की नियुक्ति किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सर जॉन शॉ 1793 से 1798। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान प्रशासनिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसके समय इलाहाबाद को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया। इन्होंने ही 1795 में खुर्दा का युद्ध हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठा पेशवा की जीत हुई। सर जॉन शॉ ने ही अस्थायी बंदोबस्त का रूप तैयार किया। अब है लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। यह अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। इसके समय 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। तत्पश्चात मैसूर को जीतकर 1799 में ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया गया। इन्होंने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। इसके समय ही 1803 में दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली को जीत लिया गया और उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड वेलेस्ली एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल हुआ, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर जो नीति अपनाई उसे सहायक संधि कहा गया। वेलेस्ली से पहले भारत में सहायक संधि का प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। वेलेस्ली द्वारा जारी किया गया सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद का निजाम बना, जिसे 1798 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। मैसूर और तंजौर में 1799 ईस्वी में अवध और 1801 ईस्वी में पेशावर और 1802 ईस्वी में बरार और भोसले 1803 ईस्वी में सिंधिया और 1804 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। इंदौर के होलकर शासक ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल की समाप्ति के बाद कॉर्नवालिस पुनः बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया, लेकिन शीघ्र ही उसका निधन हो गया। फिर उन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दफनाया गया। अब है सर जॉर्ज वारले 1805 से 1807। इसके समय ही सबसे बड़ी घटना 1824 में होने वाला वेल्लोर का सिपाही विद्रोह था। यह विद्रोह वेल्लोर के सिपाहियों ने इसलिए किया क्योंकि अंग्रेजों ने सिपाहियों को माथा पर टीका लगाने और कान में बालियां पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस विद्रोह के समय मद्रास के गवर्नर विलियम बेंटिंक थे, जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया। लॉर्ड माउंट 1807 से 1813। इस समय की प्रमुख घटनाएं 1809 ईस्वी में हुए अमृतसर की संधि हुई। इस संधि रंजीत सिंह और चार्ल्स मैककॉब के बीच हुआ। इन्हीं के समय 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। यह एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर जो नीति अपनाई उसे फॉरवर्ड पॉलिसी या विस्तारवादी नीति कहा गया। इन्होंने मराठाओं के सबसे बड़े सहयोगी पिंडारियों का दमन किया। यह घटना तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालीन कारण बना। इन्हीं के समय 1816 से 1819 के दौरान तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। यह युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, जिन्होंने संपूर्ण मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इन्हीं के समय 1814 से 1816 के दौरान आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1816 ईस्वी में हुई सुलोगी की संधि के तहत हुई। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828। एमहर्स्ट के शासनकाल के दौरान 1824 के दौरान प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1826 ईस्वी में हुआ। डेव्यूस की संधि के तहत हुआ। इस युद्ध के शुरुआत के समय बंगाल के बैरकपुर में सिपाहियों ने बर्मा जाने के प्रश्न पर 1824 में विद्रोह कर दिया, जिसे बैरकपुर का सिपाही विद्रोह कहा जाता है। इस युद्ध को अंग्रेजों ने आसानी से दबा दिया। उस समय समुद्र पार करना पाप माना जाता था, इसलिए
समुद्रपार कर बर्मा जाने के प्रश्न पर सिपाहियों ने विद्रोह किया। अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835। यह एक साम्राज्यवादी और सुधारवादी गवर्नर जनरल हुए। ये सबसे पहले मद्रास के गवर्नर बनाए गए और बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए। अंततः 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल बने। इन्होंने सुधारवादी गवर्नर जनरल इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने भारत समाज सुधारक राजा राममोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया तथा कार्नवालिस सिलीमेंट की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत किया। ठगी लोग देवी काली की पूजा किया करते थे। इन्होंने साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने मैसूर, पूर्व कक्षार जैसे क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया। इन्होंने ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। इन्हीं के समय मैकाले आयोग की सिफारिश 1835 ईस्वी में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया। ऐसा माना जाता है कि मैकाले 1835 के स्मरण पत्र पर भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। विलियम बेंटिंक के समय 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। अब है अगला चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 में बना था। इन्होंने भारतीय प्रेस पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबंधों को समाप्त किया, जिस कारण इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड आर्कलैंड 1836 से 42। इसी के समय में ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया गया। इन्हीं के शासनकाल के समय मेडिकल की तैयारी करने वाले भारतीय छात्रों को ब्रिटिश संसद ने विदेश जाने की अनुमति प्रदान किया। इन्हीं के समय 1839 से 1842 के दौरान प्रथम अंग्लो अफगान युद्ध हुआ, जिसमें जगह जगह ब्रिटिशों की हार हो रही थी। इसलिए लॉर्ड आर्कलैंड को वापस ब्रिटेन बुला लिया। उसके स्थान पर अगला गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड एरनबलो को भेजा गया। अगला है लॉर्ड एरनबलो 1842 से 44। इन्हीं के नेतृत्व में प्रथम अंग्लो अफगान में अंग्रेजों की जीत हुई। इन्होंने सिंध को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य मिलाया। इन्होंने ही 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत हुआ। इन्हीं के शासनकाल में रविवार को छुट्टी देने का प्रथा शुरुआत की। अब है लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। इसी के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम अंग्ल सिख युद्ध है। यह युद्ध 1845 से 46 में हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति 1846 में हुए लाहौर की संधि के तहत हुआ। इन्होंने उड़ीसा में रहने वाली खोंड जनजाति से प्रचलित नरबली प्रथा को समाप्त किया। नरबली प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसके समय अंतर्गत खोंड जनजाति के लोगों अपने देवी देवता को खुश करने के लिए सुंदर, स्वस्थ और विद्वान मानव की बलि देता था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। डलहौजी एक साम्राज्यवादी और सुधारवादी गवर्नर जनरल हुआ करता था। इसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमचेस था। इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किया। इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर नीति अपनाई, जिसे गोद निषेध प्रथा, राजहड़प नीति, अपहरण की नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत, डिस्पेंसेशन ऑफ लेप्स कहा जाता है। वैसे नीति जिसके तहत देशी रियासत के राजा महाराजा के पुत्र गोदपुत्र नहीं लेने की घोषणा की गई। इन्हें ही गोदपुत्र प्रथा कहा गया। इस नीति के तहत जिस समय जिस राजा के अपने पुत्र नहीं होते थे, उसके निधन होने के बाद उसके पुत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। राजहड़प नीति का पहला शिकार 1848 में सतारा बना और 1849 में जगतपुर और संबलपुर, 1850 में बालाघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर को जीतकर
गोद निषोध प्रथा के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1855 में गोद प्रथा के तहत राजस्थान के करेली में ब्रिटिश साम्राज्य को में मिला लिया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर बताते हुए कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ और 1848 से 49 के दौरान इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई तथा डलहौजी ने 1849 ईस्वी में सिख शासित क्षेत्र पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी के समय 1851 से 52 में द्वितीय सिख आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। डलहौजी के समय में ही पहली बार भारत में मराठा राज्य में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से पुणे के बीच 34 किलोमीटर में रेलगाड़ी चला। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। डलहौजी के समय 1854 में पहली बार डाकघर अधिनियम पारित हुआ। डलहौजी के समय में ही 1854 में शिक्षा के क्षेत्र में बोर्ड निरपेक्ष आया, जिसे शिक्षा के माध्यम क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया। डलहौजी ने मराठा पेशवा को पेंशन देना बंद कर दिया। डलहौजी के समय ही 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62। लॉर्ड कैनिंग के समय अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय बने। इसके समय में 1857 का विद्रोह हुआ। इस समय में बोर्ड निरपेक्ष की सिफारिश पर लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों का गठन किया गया। इन्हीं के समय 1856 में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ। इस विद्रोह के समय हिंदू धर्म के विधवा महिलाओं को विवाह करने का अधिकार दिया गया। इसी अधिनियम को पारित करने में भारतीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान रहा। भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862। लॉर्ड कैनिंग के समय 1858 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया तथा भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना की गई। इन्हीं के समय 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता अधिनियम पारित हुआ। इन्हीं के समय 1860 ईस्वी में भारत में जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार बजट पेश किया गया। साथ ही साथ भारत में आयकर लागू किया गया। इन्हीं के समय 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके साथ भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। लॉर्ड एल्गी 1862 से 64। इन्हीं के द्वारा सबसे प्रमुख काम बहावी आंदोलन का दमन किया जाना। इन्हीं के समय 1862 में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में हाईकोर्ट का गठन हुआ। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69। इसके समय 1865 में भूटान युद्ध हुआ। इन्होंने अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिन्हें इतिहास में शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत कहा जाता है। इन्हीं के समय 1866 ईस्वी में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा। इन्हीं के समय 1866 ईस्वी में इलाहाबाद हाईकोर्ट का गठन हुआ। लॉर्ड मेयो 1869 से 72। इन्होंने भारतीय युवाओं को शिक्षा देने के उद्देश्य से राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने कृषि विभाग का गठन किया। इन्हीं के समय भारत में पहली बार 1872 में जनगणना हुई। इन्हीं के आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ हुई। यह एक ऐसे वायसराय हुए जिसका पद पर रहते हुए हत्या किया गया। इसकी हत्या 1872 में पोर्ट ब्लेयर के शेर अदिलाम अफदीर नामक एक अफगानी ने किया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76।
इसके समय पंजाब में कुका आंदोलन हुआ जिसे इन्होंने दबा दिया। इन्हीं के समय स्वेज या कर्नेल के खुलने के कारण भारत और यूरोप के बीच दूरी कम हुई, जिस कारण इंडिया और यूरोप का व्यापार स्पीड हुआ। मतलब नॉर्थ ब्रुक के समय 1872 से 76 ईस्वी में स्वेज नहर को खोल दिया गया। इन्हीं के समय 1872 में विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत लड़का का विवाह का कम से कम 18 वर्ष, लड़की के विवाह का 14 वर्ष उम्र निर्धारित किया गया। इन्हीं के समय बड़ौदा के मलवाराज गायकवाड़ा को कुशासन का आरोप लगाकर गद्दी से हटा दिया गया। इन्हीं के समय 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया। यही कॉलेज वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 यह एक कवि और साहित्यकार था। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने को लेकर आबेम ये मेरी दीथिका उपन्यास दिया। इन्होंने सिविल सर्विस कंपटीशन एग्जाम में शामिल होने की उम्र में को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। लॉर्ड लिटन ने किया था ये। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर पैक्ट पारित हुआ, जिसके तहत भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन्हीं के समय 1878 में भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत भारतीय लोगों को शस्त्र रखने के अधिकार को छीन लिए गए। इन्हीं के समय 11 जनवरी 1877 ईस्वी को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। इसी के तहत क्वीन विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड लिपन 1880 से 1884 ये भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय रहे। कांग्रेस ने 1809 ईस्वी के वार्षिक अधिवेशन में रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय घोषित किया। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया। इन्होंने सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्र को घटाकर 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। इसी के समय से ही 1881 ईस्वी में भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई। इन्हें भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। इस समय 1882 में वर्नाक्यूलर एक्ट को रद्द कर दिया गया, जिस कारण फिर से भारतीय भाषा में समाचार पत्र छपने लगे। फॉरेन नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया गया। रिपन के समय ही 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया, जिसके तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने को लेकर प्रतिबंध किया गया तथा यह प्रावधान किया गया कि 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों को 9 घंटा से ज़्यादा कारखाने में काम करने को लेकर प्रतिबंध किया गया। ध्यान रहे कि प्रथम कारखाना अधिनियम नील उद्योग, कॉफ़ी उद्योग और चाय उद्योग के क्षेत्र में लागू नहीं था। लॉर्ड रिपन ने इल्विट बिल के जरिए भारतीय मूल के न्यायाधीशों को यह अधिकार दिया गया कि वे भारतीय यूरोपीय लोगों के मामले को सुनवाई कर सकता, लेकिन इसको लेकर अंग्रेजों ने विद्रोह किया। लॉर्ड डफरिन 1848 से 1888 लॉर्ड डफरिन के समय 18 दिसंबर 1885 में INS की स्थापना मुंबई में हुई। इन्हीं के समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। इस युद्ध के जरिए अंग्रेजों ने बर्मा को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य मिलाया। इन्होंने कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन 1886 कलकत्ता में भाग लेने वाले कांग्रेसी सदस्य को भोजन करवाया, जिसे गार्डन पार्टी कहा जाता है। इन्होंने यह कहा कि कांग्रेस का मजाक उड़ाया कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों या सूक्ष्मदर्शी संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है।
लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। इसके समय 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि एक दिन में महिलाएं कारखाना में 11 घंटा से कम काम नहीं करेगी। यह भी प्रावधान किया गया कि सप्ताह में एक दिन मजदूरों को छुट्टी दिया जाएगा। इन्हीं के समय 1891 की सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत लड़की के विवाह का कम से कम 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया। यह अधिनियम बहराम जी मलावारी का प्रयास से पारित हुआ था। इसी के समय 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। इन्हीं के समय 1893 से 94 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन खींचा गया। यह रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। लॉर्ड एंगलिंग 1894 से 98। इसके समय प्लेग अधिकारी रैंड और अयर्स की हत्या चापरकर बंधुओं के द्वारा की गई। भारत में अंग्रेजों के होने वाली प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है। इन्होंने कहा कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया और इसकी रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती है। इन्होंने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का धुरी बतलाते हुए कहा कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य किसी भी शर्त पर खोना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर ब्रिटिश साम्राज्य भारत को खो देता है तो ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्यास्त हो जाएगा। अब है लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक। यह सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन हुए। इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इसके द्वारा 1905 में किए गए बंगाल का विभाजन है। इस घटना ने भारत में उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की समीक्षा करते हुए इन्होंने आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है। लॉर्ड कर्जन की बायोग्राफी रोनाल्ड नामक विद्वान ने लिखा। कांग्रेस की आलोचना करते हुए कर्जन ने कहा कि कांग्रेस की महल भड़क कर गिड़गिड़ा रही है। हमारी इच्छा है कि कांग्रेस की मृत्यु में कांग्रेस का साथ दे। मतलब कह रहा है कर्जन कि कांग्रेस की महल भड़बड़ा कर क्या हो रही गिर रहा है, तो मैं कांग्रेस की मृत्यु में इसका क्या करेंगे, मदद करें। अब है कलकत्ता नगर निगम की आलोचना करते हुए कर्जन ने कहा, मेरी इच्छा यह है कि मैं भारत के वायसराय पद से त्यागपत्र दे दूं और कलकत्ता नगर निगम का मेयर बन जाऊं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए कर्जन ने कहा, पूर्व के देशों में विश्वविद्यालय में छात्रों की डिग्रियां नहीं मिलती। लॉर्ड कर्जन के समय थॉमस रेले की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग, एंड्रयूस फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और मोनक्रीक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग और मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। कर्जन के समय 1904 ईस्वी में भारतीय वायसराय अधिनियम पारित हुए। कर्जन 1903 ईस्वी में फारस गए। फारस और अफगानिस्तान के बीच मामला सुलझाने को लेकर मैकमोहन को नियुक्त किया। केंद्रीय गुप्त संस्था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था। लॉर्ड कर्जन सत्ता के विकेंद्रीकरण एवं निरंकुश शासन के पक्षधर थे। बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन और उस समय के ब्रिटिश सेनापति किचनर के बीच विवाद हो गया, जिस कारण अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन अपने पद से त्यागपत्र देकर लंदन वापस चले गए। अब है लॉर्ड मिंटो सेकेंड 1905 से 1910। इसके समय की प्रमुख घटनाएं निम्न है। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन हुए। मिंटो द्वितीय की प्रेरणा से ही 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इन्हीं के समय 1907 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ। इस अधिनियम के कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी, जिसे सूरत फूट कहा जाता है। कांग्रेस के दो गर्म दल और नरम दल में बांटा गया था। इन्हीं के समय 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई।
इन्हीं के समय 1909 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ और इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916, इसके समय की प्रमुख घटनाएं निम्न है। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को हुआ। बंगाल विभाजन रद्द हुआ, बंगाल में पूर्ण विभाजन हुआ और एक अलग प्रांत बिहार का गठन 22 मार्च 1922 में हुआ। भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिल्ली बनाया गया। जब हार्डिंग द्वितीय कलकत्ता से दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो उन पर बम फेंका गया, लेकिन वे बच गए। इन्होंने ही वर्ष 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इन्हीं के समय महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुआ। अब है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यह 1916 से 1921 तक रहा। इसी के समय प्रथम प्रमुख घटनाएं निम्न है। बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूलिंग आंदोलन हुए। वर्ष 1917 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1918 में गांधी जी की मृत्यु में अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल और खड़ा सत्याग्रह का आयोजन हुआ। 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। 1913 से 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, यह एकमत यहूदी वायसराय था। पूछेगा कि यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। इसके समय घटित होने वाले प्रमुख घटनाएं निम्न हैं। इसके समय चौराचौरी हत्याकांड हुआ, जिस कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन के स्थान पर विरोध करते हुए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने वर्ष 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। असहयोग आंदोलन के स्थगन की वजह से क्रांतिकारियों को उदय हुआ, जिसमें क्रांतिकारी ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया। इसी क्रांतिकारी संगठन के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। लॉर्ड इरविन के समय 8 अगस्त 1927 को इंग्लैंड में लंदन में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। इरविन ने यह सुझाव दिया कि साइमन कमीशन आयोग में एक ही भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया जाए। लॉर्ड इरविन के समय में 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन आयोग का आगमन भारत में हुआ। यह आयोग काम करने के बाद अपना रिपोर्ट 1930 में दिया। लॉर्ड इरविन के समय में ही गुजरात में बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ। इन्हीं के समय कांग्रेस में 1929 में लाहौर अधिवेशन में अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को घोषित किया। इन्हीं के समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शिक्षा में 11 सूत्री मांग को स्वीकार नहीं किया गया, जिस कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इन्हीं के समय वर्ष 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुए। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी ने के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुए। अब है अगला वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36। इन्होंने कांग्रेस के 1915 में मुंबई अधिवेशन में भाग लिया। इसी समय 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए। इसी के समय जनवरी 1932 में द्वितीय चरण में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी के समय 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ। इन्हीं के समय
बिहार में सबसे भयंकर भूकंप 1934 में आया। इन्हीं के समय 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड लिनिथगो 1936 से 1943। इसके समय होने वाली घटना निम्नलिखित है। पहली बार प्रांतीय विधानसभा के चुनाव 1937 में हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इन्होंने अगस्त 1940 में भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। इसी के समय में महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 में महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह की आंदोलन की शुरुआत थी। इन्हीं के समय मार्च 1932 में कृषि मिशन योजना का आगमन हुआ था। इन्होंने ही वर्ष 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ। लॉर्ड वेबल 1944 से 1947। इसके समय की प्रमुख घटनाएं निम्न है। इसके समय 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। इन्हीं के समय फरवरी 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुए। इन्हीं के समय मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ। इन्हीं के समय संविधान सभा का गठन हुआ। इन्हीं के समय 16 अगस्त 1946 में भारत में दंगा की शुरुआत हुई। दंगा लॉर्ड वेबल ने नहीं संभाल रहा था, जिस कारण इन्होंने ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली का नाम खत लिखा और कहा कि हम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि भारत का भविष्य भारत के लोगों के भाग्य पर छोड़ दिया जाए और लंदन वापस लौट जाए। इस घटना को इतिहास में ब्रेक डाउन पॉलिसी कहा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 1948। इन्हीं के समय 15 अगस्त 1947 को भारत में आज़ादी मिली। इन्हीं के समय 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इन्हीं के समय 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा खींचा गया, जिन्हें रेड क्लिफ कहा जाता है। इन्हीं के समय 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी। लॉर्ड माउंटबेटन जब लंदन वापस लौट रहे थे, गवर्नर जनरल के पद पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बैठे, जो भारत एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हुए। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो पसंद हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।